अकॉर्डिंग क्या डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। उसने बोला कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? वो वोल्टेज जिसमें करंट कट ऑफ हो जाए, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन वोल्टेज या सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर करंट जीरो हो जाए। तो उसने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0.6 है और सैचुरेशन करंट जो है वो 18 मिली एम्पियर है। अगर डिस्टेंस जो है वो 0.6 मीटर कर दिया जाए, पहले डिस्टेंस कितना था? 0.2, क्या डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया? डिस्टेंस 3 टाइम्स, तो इंटेंसिटी के बारे में पता होगा। क्या इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में होता है? ये 3 टाइम्स तो ये 9, ये 9 तो ये 1/9। अच्छा, अगर इंटेंसिटी 1/9 यानी कि फोटॉन्स 1/9 टाइम्स कम आ रहा है, इंटेंसिटी मतलब फोटॉन्स कम फोटॉन आ रहे हैं तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम करंट आएगा। और वैसे भी इंटेंसिटी का और करंट का एक रिलेशन ये भी था, ये 1/9 तो ये भी 1/9। पहले कितना था? 18 का 1/9 2, तो करंट आ जाएगा मेरे पास में 2 मिली एम्पियर। अच्छा, क्या डिस्टेंस से सिर्फ इंटेंसिटी चेंज हो? जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी चेंज हुई है। लाइट की एनर्जी कैसे चेंज होती? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। अगर वो एनर्जी चेंज होती तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होती तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट और सेकंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट में चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो सेकंड आंसर जाएगा। सैचुरेशन करंट कहीं आंसर नहीं है, 2 मिली एम्पियर, तो होना चाहिए था, वो भी जाता सेकंड आंसर। 34 तक अभी तो बोला, तो 30 भी बोल रहे थे। देख रहे हो मेरा देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मेटालिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू1 एंड न्यू2। न्यू1 की वैल्यू ज्यादा है, बोला जा रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां छुपा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां छुपा है? नहीं, कहां छुपा है थ्रेशोल्ड? वर्क फंक्शन में पहले वाले केस में ये hν1 ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें छुपा हुआ है, इसमें रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी कुछ दिया हुआ है क्या? काइनेटिक एनर्जी K1। अच्छा, K1 की वैल्यू क्या आएगी? hν1 प्लस माइनस 5। अच्छा, दूसरे वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम hν2 माइनस 5, दोनों का रेशियो, क्योंकि रेशियो दिया है, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/k। अच्छा, hν1 hν2, अच्छा इसमें छुपा हुआ है ना, तो ये hν0, h कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में, तो ν0 की वैल्यू निकालिए, आ जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 34 तक बहुत कुछ, 39 तक, 35 फोटोन दिया हुआ है जिसकी वेवलेंथ। अच्छा, इसमें देखो अभी तक के मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, अभी तक लैंग्वेज क्वेश्चन के अलावा तो लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी 30 तक किए हुए तो उसमें से 50% क्वेश्चन जो है वो बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत ज्यादा। और हमने जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन कराया मैंने उसमें 2-4 ही कैलकुलेटेड है, लेकिन ये जान पूछ के ये वाली डिग्री कैलकुलेटिंग इसलिए कि ये जितनी कैलकुलेशन थी वो सब एनसीईआरटी मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसलिए मैं करता हूँ कि वो बस ही नहीं, किसी का बस ही नहीं, पढ़ना भी और पढ़ना सीरीज सुपर। एक लाइन की होती है, एक लाइन के पीछे 10 बुक देखनी पड़ेगी, वो एक लाइन की बहुत 10 से इसका कहीं का, लेकिन हम उसके कैलकुलेशन के लिए हमने वाली डिग्री स्टार्ट किया। अभी तो बैठे करोगे ये डायग्राम वाले सब कुछ टाइम नहीं लगता, तो कुछ देखा क्या ये वाले, लेकिन स्टार्टिंग के बाद लगभग 50% क्वेश्चन कैलकुलेटेड ज्यादा दिए। अभी मैटर में भी डिग्री के लिए कल बीच में शाम को क्लास नहीं हो पाई, इसलिए वो डिग्री का फाइनल बंद हो गया है, लेकिन मैंने एक बार चेक नहीं किया कि सही पढ़ना भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, ना एनसीईआरटी में ना कहीं और, वहां पर देखते हैं कि होने वाला। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ
की बोल, एजी सिलिकॉन, उसकी रेडियस दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, उसको वैक्यूम चेंबर में लटका दिया है, यूवी लाइट उस पर गिर रही है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 200 नैनोमीटर। अरे क्वेश्चन समझना हो तो ऐसे बना दिया करो, अपने आप कुछ फील आती रहेगी। इस लैंग्वेज वापस पढ़ने में सिर्फ 4-5 मिनट लोगों को मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसे बना दो तो थोड़ा सा फील आएगा कि क्या क्या हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए गिर रही है, ड्यूरिंग विच अ टोटल एनर्जी ऑफ 10⁻⁻7 जूल फॉल। इतनी एनर्जी गिरी, टोटल इतनी एनर्जी गिरी है इस वेवलेंथ पर। Assuming that 1 out of 10⁻³ photon incident is able to get, यार ये तो क्वांटम एफिशिएंसी 1000 में से हो गई है, रह गई है, रह के साथ रिजल्ट तो नहीं। 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1000 फोटोन पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं स्फीयर का? इलेक्ट्रॉन पढ़ा है ना, मैं पूछ जाऊँ फिर इसमें जब आता है के क्यूब है, ये सबको पता है, 9 × 10⁻⁹ ये दिया हुआ है, मेरे ख्याल से सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज कर रहा है। यार ये मिल जाए तो लाइट से, तो ये कैसे मिलेगा? अच्छा यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर स्फीयर पे लाइट गिरा है, और लाइट में तो फोटोन गिरा है, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। अच्छा अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका चार्ज कितना है? प्लस ई। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो वो चार्ज आ जाएगा 10 × ई। तो मुझे बस ये देखना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे चार्ज आ जाएगा n × ई। तो ये आएगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए का चार्ज, ये निकालना है n, और ये काम करना है। अब n कैसे निकलेगा? उसने बोला है 1000 में से एक निकल रहा है, तो पहले ये तो देखना टोटल कितने गिर रहे हैं। अच्छा एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स 5 × 10⁻24 t × लैम्डा, ये दिया हुआ है। एनर्जी इंटू टी लिखो इसको, E इंटू टी, ये टी इधर ले रहे हैं, टोटल फोटॉन्स आ जाएंगे, इधर तो आ जाएंगे 1 मिनट, यहाँ पर जो होता है वो पर सेकेंड होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल फोटॉन्स, इस वाली वैल्यू से टोटल फोटॉन आ जाएंगे, ये आ गया टोटल फोटॉन, और 1000 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन से Q = n में वैल्यू करके पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्लस फोटो इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन। 41 का 41 का बोल रहे हैं 41 तक कहां तक है क्वेश्चन टोटल? 51 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, किए ही नहीं होंगे तुमने अब किए। 51 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। 51 तक यार कोई ना कोई तो होगा जो डाउट हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ वाले तो सारे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो गए तुम्हारे, हो ही नहीं सकता। मुझे खुद पे डाउट है इस बात का। 51 तक कितने लोगों ने 51 तक नहीं किए? ये आ रही ना बात। इधर एक मिनट, इधर चलिए पीछे क्यों ढोल बजा रहे थे कल यार? यहाँ देखा मैंने ढोल बजा रहे छोटे छोटे इतने से, मतलब वो ढोल जो है उनसे डबल साइज का, मतलब एक
एक तो साथ में चल रहा है कि ढोल उठा, बहन मैं उठा लेता हूँ ढोल, तुम बजाए जाओ। अच्छा, लास्ट में हम कुछ, मैंने एक चीज बताई थी यार, कुछ टॉपिक खत्म करना था। क्या बोला था लास्ट? हेडिंग, कुछ हेडिंग वेडिंग कुछ बोला था क्या? डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों तुम्हें, या तुम दोनों इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? चलिए, छोटा सा पार्ट है। हेल्प कर रहे हो? भाई एक स्टूडेंट आया, बताया नहीं यार इसने, आज मेरे को टेंशन दे दी। बताता तो मैं कुछ हेल्प करता। उड़ीसा से आया और सीधा अंकित छिप्पी सर उसको गाड़ी में बिठा के घर पे ले आए, और मैं क्लास ले रहा था अभी ऑनलाइन। बोला कि सर उड़ीसा से एक स्टूडेंट आया है, आपसे मिलना चाह रहा है। भाई वैसे तो रिपीटर बैच में है, तुम क्या करोगे? मैंने बोला यूं ही क्या करेगा, अभी साथ में घूमने चलेंगे तो थोड़ी देर बैठ जाए, साथ में क्लास में बैठ जाए। समझ में आया? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं। अच्छा, बोर का एक होया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि बोर्ड ने कुछ बताया था केमिस्ट्री के अंदर कि यार ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं। बोर के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत आइडिया हो पुराना इसलिए मैं बता रहा हूं, बोर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है। किन ऑर्बिट? इलेक्ट्रॉन बोर के अकॉर्डिंग उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? mvr, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल। फर्स्ट ऑर्बिट में ये वैल्यू 1, सेकेंड में 2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में स्टेट में थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। केमिस्ट्री में रिवोल्यूशन चाहिए तुम्हें बहुत। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, 4, तो ये 2 कौन बोल रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये किसने बोला था? बोर्ड ने एक और चीज बोला था कि इलेक्ट्रॉन, कुछ रिजल्ट्स आते हैं बोर के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री में आता है, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो भी ध्यान रखो। अगर इलेक्ट्रॉन nth नंबर वाली ऑर्बिट में घूम रहा है, nth नंबर, nth, तो nth नंबर वाली ऑर्बिट की रेडियस
0.529, तो इसको 3 ले सकते हैं, 0.5293 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट में? जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में 1 आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस, हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट 1, तो 1/1 ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में ये वैल्यू 1, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.53 ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम। हर एक ऑर्बिट की रेडियस निकालना बोर्ड ने बताया था। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना ही बताया था। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहीं से तो वो आता है। हमने जो एक फोटो इलेक्ट्रिक में एक बनाया था लाइमन बामर, फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 -3.4, सेकंड 2 रख दो यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 तो -3.4 -1.51 0.85 0.54 ऐसा कुछ है। डी ब्रॉगली ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो दिया ही था मैटर वेव के लिए, उसने इसके बारे में भी बता दिया कि जो बोर्ड ने बोला वो एकदम सही है, मतलब बोर को प्रूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इट लिखो, अकॉर्डिंग टू इट, अरे ये सब नहीं लिखना है, ये लिख लो, ये ठीक है, ये काम आएगा। अकॉर्डिंग टू इट, इलेक्ट्रॉन्स move in circular orbit around nucleus electron moves in circular orbit around nucleus. In those orbits whose circumference is multiple integral of de Broglie wavelength। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगर आ जाएगा तो बहुत सारे को तो हवा नहीं लगती, ये क्या दे दिया, किस चीज से रिलेटेड है, लेकिन निहायत सबसे आसान चीज है अभी तक हमने मॉडर्न फिजिक्स में जितना भी पढ़ा, अगर बस पता हो क्या करना है। क्या बोला है ये? डी ब्रॉगली ने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला, बोर्ड ने तो क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल। उसने उसी लैंग्वेज को चेंज किया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कैसे लिखते हैं? 2πr। मैंने जो बताई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका n टाइम्स है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth ऑर्बिट में, n1 फिफ्थ ऑर्बिट में, तो ये फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो अगर nth ऑर्बिट में जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू n टाइम्स ऑफ n की वैल्यू वही, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये दिया था डी ब्रॉगली ने कि यार उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसकी सरकमफेरेंस मैंने इलेक्ट्रॉन की जो बताई है उसकी n टाइम्स है। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेवलेंथ सरकमफेरेंस होगी वो 1 इंटू लैम्डा। सेकेंड ऑर्बिट में हो तो 2π, सेकेंड ऑर्बिट की ये रेडियस और पेरीमीटर तो आ जाएगा 2 लैम्डा। ऐसे हर एक के लिए बन जाएगा। ये क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे लिखते हैं? h/mv। किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। h/p, h/mv, h/√2me, h/√2mqv। तो यार ये हेडिंग क्यों डाल दी कि बोर्ड्स का एक्सप्लेनेशन किया था इसने? यहां देखो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या?
H/mv। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इधर भेज दो, तो बन जाएगा mvr n, ये 2 पाई इधर लिया, बोर का प्रूव हो गया। एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल, ये उसने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारी चीज एक्सप्लेन होगी कि हर पार्टिकल जो है उसके पास वेव रहती है मूविंग के पास। साथ में ये बताया जो बोर्ड ने बोला था मैं भी प्रूव कर सकता हूँ उस चीज को, तो यहां से प्रूव हो गया। अच्छा, मुझसे बोला जाए किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम 1, तो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका सरकमफेरेंस, थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3, सरकमफेरेंस किसके इक्वल है n इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 1, तो n की वैल्यू 3 लैम्डा। इतना आसान है। अब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अरे क्या करूं इसको, ये चीज है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लिखो, क्वेश्चन करेंगे। ये लिख देना जो मैंने वहां लिखा था, nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है 0.53 इंटू r/n²/z। लिखिए, फिर एक चीज और सीख लो क्वेश्चन से जस्ट पहले। क्या पता एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या पता यार डायरेक्ट पूछ लिया जाए और देखते आंसर आ जाता है। जो डी ब्रॉगली का और बोर का जो मिक्सअप है वो हम बताने जा रहे हैं। हमें पता है कि यार यहाँ ये क्या होता है बीच में, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे बाहर। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन तो एक वेव बना रहा होगा, चल रहा है तो वेव है। अब वो वेव कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मॉडल आते ही कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है तो सबसे पहले एक ही चीज याद आती है, बोर। कि बोर ने बताया था यार इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उसकी रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, ये उसने ही बताया था। लेकिन अब हमारे पास में ऐसा मॉडल आता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो सबसे पहली चीज आनी चाहिए क्या दिमाग में, बोर। सेकंड चीज, अगर उसमें भी वेव आ जाए तो याद आना चाहिए डी ब्रोई। डी ब्रोई ने बताया था मूविंग चीज के पास में वेव रहेगी। तो अगर ये कोई ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास में वेव होगी। अच्छा, अगर मान लो ये ऑर्बिट जो है वो फोर्थ एक्साइटेड है, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट है, तो फिफ्थ ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मान लो लैम्डा, तो ये कितने लैम्डा होंगे, 5 लैम्डा। और 5 लैम्डा जो होता है वो क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, कभी ना कभी तो पढ़ाई होगी। ये वेव क्या, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मुझे सरकमफेरेंस बतानी है, सरकमफेरेंस क्या है, तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आर। वो 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा। लैम्डा तो डी ब्रोई वेवलेंथ है, कौन सी ऑर्बिट, फिफ्थ, तो 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा यानी कि 5 वेवलेंथ बनेगी। तो वेव इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा वेव के फॉर्म में, ये बनी एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, ये बनी दूसरी, तीसरी, फोर्थ, और ये फिफ्थ। ऐसे इलेक्ट्रॉन 5 मुझे दिख गए, 5 लूप है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं यहां से। जैसे मैंने मान लो यहां से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4
और ये 5। यार 5 वेवलेंथ है, यानी कि 5, इसकी जो पूरी सर्कमफेरेंस है वो तो 5 लैम्डा के बराबर है। पता चल जाएगा ये डायग्राम 5th ऑर्बिट का है। मुझसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यार ऐसा करो, ये बताओ कि ये बोर और डी ब्रोई के अकॉर्डिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है और ये बाहर हमने ये बना दिया इलेक्ट्रॉन, और बोला कि यार बताओ कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो मैंने यहां से 4 वेवलेंथ है। ये देखो पहली तो ये आ गई 1 2 3 और ये 4। तो मुझे पता चल गया जो पेरीमीटर है 2 पाई आर वो किसके इक्वल है, 1 लैम्डा, ऐसे 4 लैम्डा। तो पता चल गया यार ये तो 4th ऑर्बिट है। इसे देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4th ऑर्बिट। बहुत आसान सी चीजें, मेरे ख्याल से कुछ हाई फाई तो है नहीं, बता सकते हैं हम कि देख के कि यार इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, इस वेव को काउंट करके। बनाओ क्वेश्चन देखेंगे। पीछे बालकनी वालों नहीं, तुम इतना पीछे क्यों बैठते हो? बस वहीं चलता है क्या? क्यों? ओ वहीं चलता है क्या पंखा? दो उधर पीछे भी चल रहा है, इधर तुम्हारे पास में ऊपर यहां भी चल रहा है। डिस्ट्रैक्शन होता है। फाइंड आउट डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक पूरा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डी ब्रोई वेवलेंथ का ही फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। कितना होता है 12.27 अपॉन रूट वी या फिर अंडर रूट 150 अभी तक यही लग रहा है। फाइंड आउट डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यार ये तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किसमें हो गया, एटम में। ये कौन बताता था, बोर। यार ये तो बोर और डी ब्रोगली का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये चीज जो हमने बताई। यहां से हमारी अप्रोच बनेगी क्या, ये तो डी ब्रोगली और बोर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन तो बोर नहीं बताया। फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है या एक तो डी ब्रोगली है, डी ब्रो है, और एक बोर का भी दिख गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसकी रेडियस n/2 n की वैल्यू 2πr। यार इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.53 n स्क्वायर बाय z, n की वैल्यू 2। यही तो है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये निकालना है। क्या करें, अच्छा ये 4, ये 4 है, 8 2, ये तो 4, ये आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, तो फिर तुम्हारा 4 कहाँ गया था, गायब हो गया था। 12, ये आ रहा है, किस यूनिट में आएगा, क्योंकि ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम। Next question. An electron moving on third orbit of atom having wavelength, third orbit of atom having wavelength lambda, then find out circumference of third orbit. ये फर्जी क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्या करेंगे। अच्छा, जहां वेवलेंथ लिखा था ना हमने, वेवलेंथ लैम्डा लिखा था ना, वहां एक चीज ऐड करो, क्या है? हाँ बताओ क्या लिखा, डी ब्रोई वेवलेंथ। जहां वेवलेंथ वर्ड लिखा है ना, वेवलेंथ लैम्डा, वहां लिखना है डी, वो जो वेवलेंथ से पहले चिड़िया बना हुआ ऐसे, डी ब्रोई वेवलेंथ। क्या बोला था, 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। थर्ड ऑर्बिट में, ये ही थर्ड ऑर्बिट का पेरीमीटर p है, इसकी वैल्यू 3 लैम्डा। हाइजेनबर्ग नाम सुना है, क्या था हाइजेनबर्ग? क्या है इसके अंदर? ज्यादा कुछ, क्योंकि अब मॉडर्न फिजिक्स है ये, वो बोर वाला स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा लिखाया जाता है, बस कहानी है। इसका डिटेल वर्जन तो इंजीनियरिंग में आता है, श्रोडिंगर वगैरह। केमिस्ट्री में थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है, लेकिन हाँ समझ में किसी को नहीं आता, वो बात अलग है। लिखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
चाहिए, कभी लैंग्वेज क्वेश्चन बन जाए तो। According to it, it is impossible to measure according to it, it is impossible to measure exact position and exact momentum of particle, ब्रैकेट में लिखो सच एज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, सच एज इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज, साइमल्टेनियसली। इसको ज्यादा डीप में नहीं ले जाते हैं इस चीज को, बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। जो कहानी है एक हिस्ट्री की तरह पढ़ो इस चीज को। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जैसे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की मैं एग्जैक्ट पोजीशन अगर बता पा रहा हूं तो उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम नहीं बता पाऊंगा। अगर मोमेंटम बता पा रहा हूं तो फिर पोजीशन नहीं बता पाऊंगा वो कहां है। एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली लिखा ना, एक ही टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी छोटे पार्टिकल का नहीं बताया नहीं जा सकता। तो वही चीज यहां पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्रूव भी की थी उन्होंने, तो हम वही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंक्लूजन। डेल्टा एक्स क्या है? ये है चेंज इन पोजीशन और ये है चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी पार्टिकल की मैंने पोजीशन, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसकी अगर यहां है मतलब मैंने बता दिया यार यही है, यहां है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब जो पोजीशन है वो मैंने बता दी यही है पोजीशन, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? 0। अगर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसकी पोजीशन बता दिया है, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, और ध्यान कि डेल्टा एक्स 0, और अगर डेल्टा एक्स 0 इधर जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो डेल्टा पी इनफाइनाइट, यानी कि पोजीशन में चेंज नॉट डिफाइंड। मैं पोजीशन में चेंज बता ही नहीं पाऊंगा कि पार्टिकल का पोजीशन नहीं, सॉरी मोमेंटम में चेंज बता ही नहीं पाऊंगा कि मोमेंटम कितना है। अगर किसी पार्टिकल का हमने मोमेंटम बता दिया कि भाई मोमेंटम x है, मोमेंटम सॉरी p है, और वो p ही बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मोमेंटम में चेंज 0, तो फिर ये आएगा कितना आएगा? समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो मतलब पोजीशन में चेंज इनफाइनाइट। पोजीशन क्या है हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, चेंज पता नहीं डिफाइन, तो हम एक साथ में ये दोनों चीजें एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा मैटर वेव हुआ खत्म। हेडिंग डाल लें रेडियो एक्टिविटी। ये मॉड्यूल कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिल गए तुम्हें फिजिकल के नहीं मिल, फिजिक्स के नहीं मिलते क्या? मिला है फिजिक्स का? अभी मिला है? कोई लाया? तुम तो यूं ही बोलती हो तुम। हो गए होंगे तो सारे। जिनके पास में मॉड्यूल है वो पेज नंबर 28 से लेकर 63 तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 1 से 63 पूरे हो गए मैटर वेव, और मुझे नहीं लगता एक भी बचेगा, इसका फर्जी क्वेश्चन है सब। पेज नंबर 28 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से, वो एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 28 पर है, वहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 63 दैट इज 32 पेज तक 63 क्वेश्चन है दोनों पर, वो कर सकते हो आराम से। Age.
इसमें लिखा है बड़े बड़े शब्दों में। ये वैष्णवी है ना, ये चिट्ठी। सर अब इसके आगे के चैप्टर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत यूज होगा क्या? अभी तक लगा के तुम्हें, आगे भी नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। तेरी राइटिंग में कौन लिखता है ये तो यहीं से लिखा। हम लोग ने तो पास ही नहीं किया जेल लाल पेन से कौन लिखता है? हेडिंग डालता है सजा सजा के। अरे किसने पूछा है यार, ये बताओ तुम्हें। ये सर हम लोग के पास ही नहीं है आगे। मैं तुझे तो सच मान ही नहीं सकता। चलो भाई, रेडियो एक्टिविटी जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी में काम नहीं आएगा, रेडियो